नमस्कार। हाँ। आज हम 2025 के मानसून पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर जो सितंबर की शुरुआत तक भारत में स्थिति बनी है उस पर। हमारे पास जो भी जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, वो सब 11 सितंबर 2025 तक के हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई असर कैसा रहा मानसून का, कौन से इलाके ज़्यादा प्रभावित हुए और हाँ, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर से। अगर हम 1 जून से 3 सितंबर तक देखें तो पूरे देश में बारिश औसत से करीब 8% ज्यादा हुई है। सुनने में शायद ये 8% बहुत ज्यादा ना लगे। हाँ, मतलब 8% पूरे सीजन का औसत है ना। तो कई बार औसत कहानी को थोड़ा सपाट कर देता है। असली जो फेरबदल हुआ वो अगस्त के बिल्कुल आखिर में और सितंबर के पहले हफ्ते में हुआ। अच्छा। जी, 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच सिर्फ उस एक हफ्ते में आप देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 180% ज्यादा बारिश हो गई। 180% हम्म, एक हफ्ते में? हाँ जी। और दक्षिण भारत में भी उसी हफ्ते 73% ज्यादा। तो ये जो छोटी अवधि में इतनी जबरदस्त बारिश हुई ना, इसने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। जो मौजूदा सिस्टम थे, नदियां, नाले, बांध, वो इस अचानक आए पानी के दबाव को झेल नहीं पाए और कई जगह तो मतलब पूरी तरह चरमरा गए। 180%। ये तो सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब पूरे सीजन के औसत से ज्यादा जरूरी वो एक हफ्ते का तेज दौर रहा। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि शायद जो मार्च से मई वाली प्री मॉनसून बारिश थी ना, हाँ। वो भी कुछ इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। आईसीआरए और आईएमडी के डेटा में ऐसा जिक्र मिलता है। तो हो सकता है कि उस पहले की बारिश ने जमीन को पहले से ही काफी गीला कर दिया हो, पानी सोखने की उसकी जो क्षमता होती है वो कम कर दी हो। अच्छा। तो फिर जब अगस्त सितंबर में ये जोर की बारिश आई तो पानी जमीन में जाने के बजाय ज्यादातर ऊपर ही बहने लगा। इससे बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया। समझ गया। एक तरह से पहले से भरी बाल्टी में और पानी डालने जैसा हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये एक अकेली वजह नहीं बल्कि कई चीजों का मिला जुला असर लग रहा है। अब अगर हम खासतौर पर उत्तर भारत पर ध्यान दें तो हिमाचल प्रदेश से जो खबरें आ रही थी वो तो बहुत ही चिंताजनक थी। हाँ, हिमाचल में तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो 20 जून से 10 सितंबर के बीच, मतलब मॉनसून के पीक टाइम में 380 लोगों की जान चली गई। 380? ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान है उसका शुरुआती अंदाजा ही करीब 4,306 करोड़ का है। और ये तो सिर्फ शुरुआती अंदाजा है। सोचिए जरा, ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये तो सड़कें, पुल, घर सब तबाह हो गए होंगे। लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, जैसा आपने कहा, जो प्राकृतिक घटनाएं हुई वो भी देखिए। इसी दौरान 137 तो भूस्खलन हुए, मतलब लैंडस्लाइड्स, 97 बार अचानक बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड्स, और 45 बार बादल फटने की घटनाएं हुई। 45 बादल फटने की घटनाएं? जी। ये नंबर खुद ही बता रहे हैं कि तबाही कितनी बड़ी थी। और पहाड़ी राज्यों में जहां वैसे ही ढलानें होती हैं, वहां ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं, गांव कट जाते हैं दुनिया से, मदद पहुंचाना तक मुश्किल हो जाता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है उसे बनाने में सालों लग जाते हैं। और आपने पहले एक ओरोग्राफिक प्रभाव का जिक्र किया था। बिल्कुल। वो क्या चीज है? उसका भी हाथ रहा होगा हिमाचल में। हाँ बिल्कुल, ओरोग्राफिक प्रभाव का सीधा सा मतलब है कि जब नमी वाली हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो पहाड़ उन्हें ऊपर उठने को मजबूर कर देता है। अच्छा। और हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है। और ठंडी हवा में नमी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, वो बारिश बनकर बरस जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में जैसे हिमालय में मॉनसून की हवाएं जब टकराती हैं तो वहां मैदानों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। और जब ये बारिश बहुत तेज हो, कम समय में हो, जैसे इस बार हुई, तो वो ढलानों पर पानी का भयानक बहाव पैदा करती है, जो मिट्टी, पत्थर सब बहा ले जाता है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड इसी से आते हैं। समझ गया। तो हिमाचल की तबाही में इसका भी योगदान रहा होगा। हाँ, सूत्रों में जो विश्लेषण है वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो पहाड़ों पर जो ये तबाही हुई, इसका असर नीचे मैदानों तक भी आया होगा, जाहिर है। पंजाब की क्या खबर थी? वहां भी बाढ़ बहुत थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिमाचल में जो पानी बरसा वो नदियों से बहकर सीधा पंजाब पहुंचा। और पंजाब ने तो कह रहे हैं दशकों में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 1900 गांव पानी में डूब गए। सोचिए। 1900 गांव। हाँ। कम से कम 51 लोगों की मौत की खबर है। और खेती का जो नुकसान हुआ, करीब 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों के लिए कितना बड़ा झटका है ये। 4 लाख एकड़ फसल, अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी असर पड़ेगा इसका। तो
कौन सी नदियां थीं जिनमें ज्यादा उफान था? मुख्य तौर पर रावी, ब्यास और सतलुज, इनके किनारे बसे इलाके सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। लोग इसकी तुलना 1988 की बाढ़ से कर रहे हैं, जो दिखाता है कि ये कितनी गंभीर स्थिति थी। हम्म। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक इलाके की बारिश दूसरे इलाके में, खासकर नदी के निचले वाले हिस्से में, भयानक तबाही ला सकती है। पूरा रिवर बेसिन जुड़ा हुआ है ना। और जाहिर है इतने बड़े नुकसान के बाद सरकार ने राहत और मुआवजे की बात तो की होगी। हाँ बिल्कुल, स्रोतों में इसका जिक्र है कि सरकार ने मुआवजे और राहत कार्यों की घोषणा की है। तात्कालिक मदद तो बहुत ज़रूरी होती है, लोगों को खाना, पानी, रहने की जगह देना, लेकिन जो लंबे समय का नुकसान है, जैसे फसलें चली गईं, घर टूट गए, उसका पुनर्निर्माण बहुत लंबा और मुश्किल काम होता है। और इतने सारे लोग विस्थापित हुए हैं, करीब 3.84 लाख लोग। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मानवीय चुनौती है। ये सब आसान नहीं होता। पंजाब और हिमाचल की तो बात हुई, लेकिन राजधानी दिल्ली, वो भी तो अछूती नहीं रही। यमुना का क्या हाल था? दिल्ली में भी हाँ, स्थिति चिंताजनक हो गई थी। सितंबर की शुरुआत में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। अच्छा। और जब भी ऐसा होता है तो नदी के किनारे जो निचले इलाके हैं, वहां खतरा बढ़ जाता है, लोगों को हटाना पड़ता है। इस बार भी काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा, विस्थापन हुआ। और फिर जब बाढ़ का पानी शहर में आता है ना, हाँ। तो पीने का पानी गंदा होने का डर रहता है, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी जल जनित बीमारियां। ये तो बड़े शहरों के लिए एक बड़ा संकट है। दिल्ली जैसे शहर में यमुना का उफान पर आना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे बड़े शहर, खासकर जो नदियों के किनारे बसे हैं, वो ऐसी मौसम की मार झेलने के लिए कितने तैयार हैं, या कहूं कि कितने कमजोर हैं। दिल्ली इतनी घनी आबादी वाला शहर है, यहाँ नदी को फैलने की जगह ही कहाँ बची है। सही बात है। जब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है या बांधों से पानी छोड़ना पड़ता है, तो उसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है। ये हमारे अर्बन प्लानिंग पर, हमारे फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या शहर तैयार हैं ऐसी अचानक तेज बारिश के लिए? नालों की क्षमता है? नदी के किनारे निर्माण पर नियम कितने सख्त हैं? जी बिल्कुल। क्या नियमों का पालन हो भी रहा है? ये सब बड़े सवाल हैं जो इस घटना ने फिर से सामने ला दिए हैं। बिल्कुल। तो हमने अलग अलग इलाकों का हाल देखा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली। अब अगर थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो इस पूरी तबाही के पीछे मुख्य कारण क्या समझ आ रहे हैं? कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर ये सब किया? जैसा हमने पहले भी बात की, सबसे बड़ी वजह तो वही थी, अगस्त के अंत और सितंबर शुरू में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। ये कोई लगातार हल्की बारिश नहीं थी, बल्कि कुछ ही दिनों में बरसात का एक बहुत तेज दौर था। अब सवाल है कि ये इतनी ज्यादा बारिश हुई क्यों? तो मौसम वैज्ञानिकों के विश्लेषण दो मुख्य कारण बता रहे हैं। एक तो सिनॉप्टिक सिस्टम्स का बनना। सिनॉप्टिक सिस्टम्स, ये क्या होते हैं? ये बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियां होती हैं, जैसे मॉनसून का कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन। ये अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आती हैं और भारी बारिश कराती हैं। ओके। और दूसरा कारण? दूसरा कारण वही ओरोग्राफिक प्रभाव, जिसकी हमने हिमाचल के संदर्भ में बात की थी। हाँ, पहाड़ों वाला असर। बिल्कुल। जब ये नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराईं, तो उन्होंने और भी ज्यादा बारिश करवाई। तो हुआ ये कि सिनॉप्टिक सिस्टम नमी ला रहे थे और पहाड़ उस नमी को निचोड़कर और तेज बारिश में बदल रहे थे। इन दोनों के मिलने से पहाड़ों से मैदानों तक बाढ़ की एक चेन रिएक्शन जैसी शुरू हो गई। पानी तेजी से नीचे आया, नदियों में मिला और मैदानों में फैल गया। और इसमें आजकल हर बड़ी मौसम की घटना के बाद ये सवाल उठता है, क्या जलवायु परिवर्तन का भी कोई एंगल है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठता है और उठना भी चाहिए। जो स्रोत हमने देखे हैं, उनमें जो विश्लेषण दिए गए हैं, वो जलवायु परिवर्तन को एक संभावित कारक मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, और इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि जो भारी बारिश वाली घटनाएं हैं, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश, वो शायद अब ज्यादा बार हो रही हैं और ज्यादा तीव्र हो रही हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। हाँ, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। जब ऐसी बारिश शहरों में होती है तो बाढ़ का खतरा बढ़ता है, क्योंकि पानी सोखने की जगह कम है। पहाड़ों में होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। तो ये विश्लेषण इशारा कर रहे हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज इन आपदाओं को और गंभीर बना रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बात स्रोतों में दिए गए विश्लेषणों पर आधारित है।
किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसा ही बता रहा है। ये तो गंभीर बात है। अब जरा बात करते हैं कि 11 सितंबर तक स्थिति क्या थी और आगे का क्या अनुमान था। उस दिन बारिश रुकी हुई थी क्या? हाँ, 11 सितंबर की जो रिपोर्ट थे उसके हिसाब से उस दिन बारिश थमी हुई थी। ये यकीनन प्रभावित इलाकों के लिए थोड़ी राहत की बात थी। बचाव और राहत के काम में भी इससे मदद मिलती है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी कह रहा था कि अगले 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को कुछ जगहों पर फिर से मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ओहो, मतलब खतरा पूरी तरह टला नहीं था? नहीं, पूरी तरह नहीं। और इसके अलावा आईएमडी ने जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी किया था, उसमें अगले 4-5 दिनों के लिए पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के एक और दौर की संभावना भी बताई गई थी। तो ये दिखाता है कि मॉनसून अभी भी काफी सक्रिय था और हालात तेजी से बदल सकते थे। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि आधिकारिक स्रोतों जैसे आईएमडी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनकी सलाह और चेतावनियों पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रभावित या संवेदनशील इलाकों में हैं। जी, ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने देखा कि 2025 का मॉनसून, खासकर अगस्त अंत और सितंबर शुरू का वो छोटा सा दौर, उत्तर भारत के लिए कितना विनाशकारी रहा। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हर जगह भारी नुकसान, जानें गईं, घर टूटे, फसलें बर्बाद हुईं, लाखों लोग प्रभावित हुए। और मुख्य वजह, कम समय में बहुत ज्यादा, बहुत तेज बारिश। हाँ, और ये पूरी स्थिति एक बार फिर से यही दिखाती है कि ये जो चरम मौसम की घटनाएं होती हैं और हमारी अपनी तैयारी या कह लें कि हमारी कमजोरियां, इनके बीच कितना गहरा रिश्ता है। जब मौसम अपना रौद्र रूप दिखाता है तो हमारे सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बस्तियां, सबकी परीक्षा होती है। और जैसा कि विश्लेषण बता रहे हैं, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं, तो हमें अपनी तैयारियों का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। इसमें सिर्फ बेहतर चेतावनी प्रणाली ही नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत, मौसम के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर शहरी और ग्रामीण योजना चाहिए, पानी की निकासी का बेहतर इंतजाम चाहिए। और ये भी कि जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बिल्कुल, खासकर नदी किनारे या पहाड़ी ढलानों जैसे संवेदनशील इलाकों में जमीन के इस्तेमाल पर गंभीरता से सोचना होगा। और अभी के लिए तात्कालिक तौर पर लोगों के लिए क्या सलाह है? देखिए, तात्कालिक तौर पर सबसे जरूरी है कि लोग, खासकर जो बाढ़ या लैंडस्लाइड के खतरे वाले जिलों में हैं, वो अपने स्थानीय प्रशासन यानी डीडीएमए और एनडीआरएस, एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों की सलाह और चेतावनियों को गंभीरता से माने। अगर कहीं जाने से मना किया गया है तो न जाएं, खतरनाक जगहों से दूर रहें। अपनी सुरक्षा सबसे पहले, जानकारी ही बचाव है। सही कहा, जानकारी ही बचाव है। और ये घटनाएं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हम अक्सर इन्हें प्राकृतिक आपदा कह देते हैं, पर क्या ये सिर्फ प्राकृतिक है, या इसमें हमारी प्लानिंग, हमारे विकास के तरीके और बदलते मौसम के प्रति हमारी लापरवाही की भी भूमिका है? भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए हम खुद को, अपने समाज को और कितना तैयार कर सकते हैं, ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज की हमारी ये बातचीत 11 सितंबर 2025 तक मिली जानकारी और रिपोर्ट्स पर आधारित थी। मौसम और जमीनी हालात लगातार बदल सकते हैं, इसलिए सबसे ताज़ा और सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।